हेलो एवरीवन, दिस इज हरप्रीत सिंह। वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर श्योर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ओशन करंट के बारे में। देखो, अभी के लिए सर्कुलेशन काफ़ी स्लो हो चुकी है, मे बी ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। वहीं पर द कन्वर्सेशन ऑस्ट्रेलियन जो आर्टिकल पब्लिश करने वाली कंपनी है, इन्होंने भी इस चीज़ के बारे में लिखा है कि अटलांटिक ओशन में जो मेजर करंट सिस्टम है वो काफ़ी स्लो डाउन हो चुका है, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज कह लो या फिर कई और चीज़ें जो कि मैन मेड इम्पैक्ट की वजह से और ज़्यादा एनहेंस हो चुकी हैं। देखो, 21st सेंचुरी के हिसाब से अगर देखें तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो क्रूशियल ओशन करंट है, जो सिस्टम है जिसके ऊपर देखो कार्बन सिंक का जो मेन समझो कि कार्बन सिंक करने वाला जो सोर्स है ना, वो ओशंस है, आप सभी जानते होंगे। कहीं ना कहीं इसका जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी देशों में ऑब्जर्व किया गया है। ड्रॉट्स देखे गए हैं, जहाँ पर रेनफॉल नहीं होती वहाँ पर रेनफॉल देखी गई है। और देखो, आपने कई और इवेंट्स भी देखे होंगे ऐसे। करंट सिनेरियो ये है कि स्लो डाउन हो चुकी है स्टोर करने की कैपेसिटी कार्बन की। और कार्बन जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस है, आप सभी इसके बारे में जानते होंगे। एक नई स्टडी रिवील हुई है जिसकी वजह से फीडबैक लूप के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो जो करंट है, जो पानी का बहाव है, वो काफ़ी स्लो हो चुका है, जिसकी वजह से कार्बन ट्रैप करने की शक्ति जो है ओशंस में वो कम हो रही है। सरल भाषा में अगर मैं समझाऊं तो, राइट। अभी के लिए MIT जो यूनिवर्सिटी है, जो USA में है, जिसको मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी कह देते हैं, इनके रिसर्चर हैं जोनाथन लॉडरडेल। इनकी मैं तस्वीर आपको दिखाता हूं। देखो, अभी के लिए ये जोनाथन लॉडरडेल हैं, इन्होंने एक स्टडी की थी। इन्होंने रिवील किया कि जो करंट सिचुएशन है, जो नेचर कम्युनिकेशन में पब्लिश की गई, वो इस हिसाब से है कि ओशन की जो सर्कुलेशन है वो पहले से काफ़ी स्लो डाउन हुई है, जिसकी वजह से कई इम्पैक्ट देखे गए हैं। और कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो भी इसका मेन कारण रही हैं। देखो, ओशन, आपने ये पढ़ा होगा कि ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं सोलर रेडिएशन से, जब रेडिएशन आता है ओजोन से पास थ्रू होता है, तब कुछ रेडिएशन तो ओजोन से लगकर वापस चला जाता है, बट कुछ अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है। ये तो हो गया एक नेचुरल प्रोसेस, राइट, ग्रीन हाउस गैस का, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का। वहीं पर दूसरा जो प्रोसेस है, जैसे कि जो बाकी देश करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पॉल्यूशन हो गया, मीथेन का हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर परफ्लोरोकार्बन्स हो गए, HFCs हो गई, CFCs होंगी, राइट। ये जो चीज़ें हैं ना, ये मैन मेड जो एक सोर्स है ये कार्बन जनरेशन का, जो कि हमारे लिए या फिर वातावरण के लिए काफ़ी हानिकारक रहा है। ये सरल भाषा में हुआ। और कहीं ना कहीं वाटर वेपर जो है ना, इसको भी ग्रीन हाउस गैस में इंक्लूड किया जाता है। क्योंकि देखो, वाटर वेपर एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। वाटर वेपर इज जस्ट लाइक, ये एक रिफ्लेक्शन की तरह काम करता है, जो कि वाटर वेपर्स होती हैं, रेस जब वापस जाती हैं वाटर वेपर से दोबारा टकरा के एक लेंस की तरह वापस धरती पर ही आती हैं, जिसकी वजह से भी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। फिजिकल चेंजेस जो हैं वो देखो, ग्रीन हाउस गैसेस जो असल में पाई जाती हैं वो हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हेलोजनेटेड गैसेस हो गई, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हो गए, राइट। एरोसोल्स होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑर्गेनिक कार्बन, अमोनिया, ब्लैक कार्बन। और देखो, अभी के लिए ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से और ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान हमने 50% के करीब बढ़ोतरी देखी है कार्बन डाइऑक्साइड में, और मीथेन में वहीं पर 150% प्लस के ऊपर है। और ये जो चीज़ें हो रही हैं कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती हैं एनवायरनमेंट को, जिसकी वजह से पूरे धरती के में कई चेंजेस देखे गए हैं, बदलाव देखे गए हैं। क्लाइमेट कंडीशंस में चेंज देखा गया है, फसलों में चेंज देखा गया है। आपने देखी होंगी हीट वेव्स, कोल्ड वेव्स, वेरियस अदर थिंग्स हुई हैं, ड्रॉट्स हुए हैं, फ्लड्स आए हैं। और देखो, UN की इंटर गवर्नमेंटल पैनल जो है, उन्होंने अपनी 6th असेसमेंट रिपोर्ट के हिसाब से ये बोला था कि अगर हम इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं ये धरती का जो तापमान है वो 1 से 2 डिग्री बढ़ा देंगे। और 1 to 2% तो वाटर वेपर की वजह से जो होता है ये इंक्रीमेंट देखा गया है, राइट। क्लाइमेट साइंटिस्ट ये भी प्रिडिक्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग ही कारण रही है, ओशन की जो सर्कुलेशन जिसकी वजह से चेंज हुई है या फिर स्लो डाउन हुई है, इसके पीछे जो है वो यही मेन कारण है, राइट। टॉप 3 कार्बन सिंक्स जो हैं प्लैनेट के ऊपर, अर्थ के ऊपर, वो हैं पहले नंबर पर ओशन, दूसरे नंबर पर फॉरेस्ट, और तीसरे नंबर पर जो है वो सॉइल है। कहीं ना कहीं ये 3 चीज़ें याद रखना। देखो,
अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से, हाउएवर, अगर हम देखें तो स्लो डाउन में आया चेंज जो है ना, इसकी वजह से मेन कारण ये है कि ओशियन की सर्कुलेशन थम गई है, जिसकी वजह से जो नीचे न्यूट्रिएंट्स समुद्र की सतह पर होते हैं वो ऊपर नहीं आ पाते, जिसको फाइटोप्लैंक्टन जो हैं वो ग्रहण नहीं कर पाते, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने की जो मात्रा है वो कम हो चुकी है। फाइटोप्लैंक्टन्स आप सभी समझते होंगे कि ये कितने महत्वपूर्ण हैं वातावरण के लिए, कोरल रीफ्स के लिए, और कहीं ना कहीं ये एक मेजर सोर्स है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, राइट। और अभी के लिए आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि पानी जो है वो जैसे जैसे समुद्र का भाव बढ़ता है, न्यूट्रिएंट्स ऊपर आते हैं, एनरिच्ड होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन जो हैं, माइक्रो एल्गी जिनको बोल देते हैं, वो इन चीज़ों को ग्रहण करते हैं, या फिर लिगेंड्स, स्पेशली लिगेंड्स होते हैं, एक केमिकल रिएक्शन समझ लो, जो आयरन को तोड़ता है, उसकी वजह से जो रिएक्शन होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को मात्रा को अपने अंदर लेना फाइटोप्लैंक्टन्स के लिए ज़रूरी है। और देखो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू ही ये हो पाता है। फाइटोप्लैंक्टन्स जनरली आपने देखे होंगे डाइनोफ्लैगलेट्स जो कि इस प्रकार हैं, और या फिर डायटम होंगे जो कि यूनिसेलुलर रहते हैं और सिलिका बेस्ड सेल वॉल से बने होते हैं। देखो इनको, इन चीज़ों को ऑब्जर्व करना नेक्ड आइट से इतना पॉसिबल नहीं है, बट माइक्रोस्कोप से या फिर किसी और मदद से आप देख सकते हो, राइट। अभी के लिए लिगेंड्स जो हैं ये क्रूशियल रोल प्ले करते हैं आयरन को सॉल्युबल करने में। वहीं पर ये आफ्टर दैट फाइटोप्लैंक्टन्स के लिए अवेलेबल होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स आगे चलकर छोटी मछलियों की खुराक बनते हैं। सो ये एक तरह की फूड वेब है, राइट। सो कहीं ना कहीं आप ये समझ लो कि फाइटोप्लैंक्टन्स का रोल जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है, और इन चीज़ों की वजह से ना फाइटोप्लैंक्टन्स की मात्रा कम हुई है, जिसकी वजह से जो साइंटिस्ट हैं, क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, इन्होंने इन चीज़ के बारे में रिसर्च की, या फिर मैं बोलूँ लॉडरडेल की जो रिसर्च है उससे ये चीज़ पाई गई है। और इन्होंने बोला है कि ये एक अनरिकग्नाइज्ड फीड लूप है जो कि पहले नहीं होती थी। अभी के लिए फीड लूप, जो फीडबैक लूप जिसको बोल देते हैं, वो आयरन की अवेलेबिलिटी को दर्शाता है, जो कार्बन न्यूट्रिएंट्स हैं अपवेल होते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, उनको दर्शाता है। सो स्लो सर्कुलेशन कहीं ना कहीं फाइटोप्लैंक्टन्स के कम होने का भी कारण बनी हुई है। फाइटोप्लैंक्टन्स कई तरह के होते हैं। डायटम जैसा कि मैंने आपको बताया, डाइनोफ्लैगलेट हो गए, या फिर साइनोबैक्टीरिया, ग्रीन एल्गी और कोकोलिथोफोर, ये फाइटोप्लैंक्टन्स की वैरायटीज हैं। कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। सो मेक श्योर कि ये जो चीज़ें हैं आपको याद रहनी चाहिए, राइट। अभी के लिए कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्लो सर्कुलेशन फाइटोप्लैंक्टन्स को रिड्यूस करती है, क्योंकि देखो फाइटोप्लैंक्टन्स को चाहिए क्या, न्यूट्रिएंट्स, आहार ही तो चाहिए। अगर पानी सही ढंग से नीचे से ऊपर की तरफ उछलेगा नहीं, या फिर न्यूट्रिएंट्स को ऊपर नहीं आने देगा, तो फाइटोप्लैंक्टन्स जो कि सतह पर रहते हैं या फिर किसी लेवल में मेंटेन रहते हैं, वो अपने आप को कैसे ग्रो कर पाएंगे, जिसकी वजह से वो आहार कैसे आगे चलकर बनेंगे। सो कहीं ना कहीं ये फूड वेब से जुड़ा हुआ है। और अभी आपको क्लाइमेट चेंज की इम्प्लीकेशंस के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो कम्प्लेक्सिटी है इसकी वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड क्लाइमेट प्रोसेस जो है वो काफ़ी चेंज देखने को मिला है। लाइकवाइज जहाँ पर बारिश नहीं होती, लाइकवाइज दुबई, वहाँ पर बारिश हो रही है। इंडिया में कई जगह हीट वेव्स वो भी बहुत ही भयानक तरीके की देखी गई हैं, या फिर साइबेरियन रीजन में जो कोल्ड वेव्स हैं वो भी काफ़ी आगे से ज़्यादा बड़ी हैं। देखो कहीं ना कहीं मैन मेड जो इश्यूज हैं वो बाहर निकल कर आए हैं। द रीज़न बीइंग हम एनवायरनमेंट पर ध्यान नहीं दे रहे। देखो कुछ तो कुदरती तौर पर होता है जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट मेजर जो चीज़ें हैं, जो 60% से ऊपर जो इम्पैक्ट है एनवायरनमेंट पर आजकल देखा गया है, वो कहीं ना कहीं ह्यूमन या फिर मैन मेड लिंक्ड है, जो कि काफ़ी एक समझो कि दुर्भाग्य की बात है कि हम इस चीज़ को अनदेखा करते हैं। देखो पेड़ पौधे अभी कितने रह गए हैं, आप अपने चारों तरफ अगर निगाह घुमाओगे तो आपको पता लगेगा कि इसकी मिटिगेशन के लिए हम क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट कुछ कर भी रही है या नहीं। ये सिर्फ एक देश की बात नहीं है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड हर कंट्री को इस चीज़ के बारे में सोचना होगा। स्पेशली देखो हम ये नहीं कह सकते कि ब्राज़ील ये चीज़ों के बारे में सोचे, या फिर रशिया जहाँ पर फॉरेस्ट के रिजर्व्स बहुत हैं उनको सोचना चाहिए, राइट। अभी के लिए इंडिया ने रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जहां पर इंडिया ने 2,66,000 हेक्टेयर का फॉरेस्ट एरिया जो है वो बढ़ाया है। और देखो ये हम तीसरे नंबर पर हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड आफ्टर चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया। कहीं ना कहीं भारत अपनी तरफ से कोशिश
ज़रूर कर रहा है। और वहीं पर अगर बात करें नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की, तो इंडिया में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। और देखो अभी के लिए हमने कई चीज़ें अडाप्ट की हैं, जैसे कि फेम इंडिया स्कीम हो गई, जो कि फास्टर अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स के रिगार्डिंग है। एलईडी लाइटनिंग को आगे लेकर आना। अफॉरेस्टेशन तो हमने कर ही दी है, जैसा कि ये रिपोर्ट नई पब्लिश हुई थी। और इस रिपोर्ट में ये देखा गया कि इंडिया ने काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखाई है। चाइना ने भी, हालांकि चाइना का तो एरिया भी काफ़ी है, दैट्स वाई चाइना इम्प्रूव्स मोर, बट द फैक्ट इज़ कि हमारी सराहना की गई है यूएन के द्वारा। और कॉप 26 के रिगार्डिंग हमारा जो टारगेट है कि नेट जीरो एमिशन हम बाय 2070 अचीव करेंगे। वहीं पर हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं नॉन फॉसिल एनर्जी के रिगार्डिंग 5 गीगावाट्स बाय 2030 और 45% कार्बन इंटेंसिटी को रिड्यूस करना बाय 2030, ये हमारे टारगेट्स हैं। ये जो आज का आर्टिकल था ये एनवायरनमेंट के ऊपर था। आई होप आपको पसंद आया होगा। किसी प्रकार की भूल होगी तो मैं क्षमा चाहूँगा। प्लीज़ हमें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। मे यू हैव अ सक्सेसफुल डे हैड। जय हिंद।